कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पार्ट 7 वर्नर्स थ्योरी। वर्नर ने क्या बताया था, हम लोग पढ़ गया था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो वर्नर थ्योरी किस पे बेस्ड होगी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पे। एनसीईआरटी का छोटा सा टॉपिक है, उसको देखते हैं। वर्नर के अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में देयर आर two type of valencies present. First one is primary and second one is secondary. Primary valency. According to Werner, two type of valencies are present in a particular complex. First one is primary and the second one is secondary valency. Primary valencies are, primary valency शॉर्ट में PV लिख सकते हो, secondary valency SV लिख सकते हो। According to Werner, primary valencies are ionizable while secondary valencies are नॉन आयनाइजेबल। ये तो इनका स्टेटमेंट होगा। आयनाइजेबल एंड नॉन आयनाइजेबल, व्हाट डज इट मीन्स? आयनाइजेबल है मीन्स अगर उसको डिसोसिएट करेंगे, एक्वस सिस्टम में लेंगे तो वो आयंस की फॉर्म में घूमते हुए मिलेंगे। जो आपको आयंस की फॉर्म में घूमते हुए मिलते हैं उसको बोलते हैं आयनाइजेबल। और जो डब्बे के अंदर चीजें रहती हैं वो आयंस की फॉर्म में घूमती हुई नहीं मिलती हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी और नॉन आयनाइजेबल। जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, वो कोऑर्डिनेशन नंबर की इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी? कोऑर्डिनेशन नंबर की इक्वल होगी। और जो आयनाइजेबल होता है मीन्स जो प्राइमरी वैलेंसीज होती हैं वो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो काउंटर आयंस होते हैं उनके इक्वल्स। वर्नर ने क्या बोला? सिंपल सी दो बातें कि कॉम्प्लेक्स में टू टाइप की वैलेंसीज होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। फिर उन्होंने बताया कि प्राइमरी वैलेंसीज आयनाइजेबल होती हैं और सेकेंडरी वैलेंसीज नॉन आयनाइजेबल होती हैं। फिर इनका कहना था कि जो आयनाइजेबल है मीन्स वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है या बाहर है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आयनाइजेबल है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा, और नॉन आयनाइजेबल है मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा। अंदर है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल। इसको नोट करो, फिर एग्जांपल के जरिए बताता हूं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल के जरिए वर्नर की थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। CO NH3 टू द होल 6 स्फीयर के बाद Cl3। अगर आप IUPAC शायद प्रीवियस वीडियो में IUPAC आपने पढ़ा हो, शायद आई होप पढ़ा हो, कद्दू पढ़ा है सर। हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड नेम है इसका। वो पुरानी बात है, मत पढ़ो, जरूरी नहीं है पढ़ो। इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप इसको आयनाइज करने की कोशिश करो, ये डब्बा आ गया बस सिस्टम, क्या होगा? क्लोराइड आयन Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl3 है ना, 3 क्लोराइड आयंस मूव कर रहा हूं और इस ब्रैकेट पे अपोजिट माइनस 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 3 माइनस अपोजिट +3 और अंदर का वैसे का वैसा CuNH3 होल 6 +3। ये आयनाइज हुआ, क्या अंदर की चीजें टूट के बाहर आ गई? नहीं है। बताओ ना, अमोनिया क्या घूम रहा है? कोबाल्ट घूम रहा है? नहीं घूम रहा ना। ये तो पूरे परिवार को लेके साथ में है ना आज भी। ये अलग हो गया कि तो पहले से ही वैसा था, भागने वाला भाग गया। तो ये जो चीजें होती है इसको वर्नर के अकॉर्डिंग प्राइमरी वैलेंसी में काउंट किया जाएगा, और ये जो चीजें हैं इनको सेकेंडरी वैलेंसी।
क्यों? क्योंकि ये क्या हुई है, आयनाइजेबल, और ये कैसे है, दीज आर नॉन आयनाइजेबल। समझ आया? कॉम्प्लेक्स के बाहर प्राइमरी वैलेंसीज, अंदर सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, 6। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी होगी, 6। प्राइमरी वैलेंसी तो ये हमारी 3 क्लोराइड आयंस हो ही चुके हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एक और टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये समझ आया? इसको उड़ा दे, उड़ा दे। इसी कॉम्प्लेक्स को, इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट Ag प्लस एंड NO3 माइनस की फॉर्म में होता है। मुझे ये पता है ये जो कॉम्प्लेक्स है अगर ये ब्रेक डाउन होगा तो मुझे क्लोराइड आयंस मिलेंगे, Cl माइनस। इसका सिल्वर प्लस इसके क्लोराइड आयन से रिएक्ट करता है और फॉर्म करता है सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट, PPT। प्रेसिपिटेट बोले तो कुछ ऐसा, कुछ उसके जैसा। किसके जैसा? प्रेसिपिटेट मतलब होता है जो सेटल डाउन होता है। सेटल डाउन मतलब ग्लास लिया, उसमें कुछ घोल रहे थे, जो नहीं घुला वो नीचे जाके ऐसे ऐसे करके बेशरम था, वो बैठ गया नीचे जाके। जो चीज़ें नीचे जाके सेटल डाउन हो जाती हैं उसी को हम आमतौर पे प्रेसिपिटेट बोल देते हैं केमिकल लैंग्वेज में। तो ये सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिल गया। अब ये सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट कितना मिला होगा, कितने Cl है बाहर, 3। यहाँ पे ये होता है कि जितने Cl बाहर होते हैं उतने ही मोल सिल्वर क्लोराइड मिलता है, मीन्स 3 moles ऑफ सिल्वर क्लोराइड विल बी प्रेसिपिटेट। कितने मोल सिल्वर क्लोराइड मिलेगा हम लोग को, जितना क्लोराइड आयन, क्लोरीन जितना बाहर होगा डब्बे के, जितना क्लोरीन बाहर होगा उतना मोल AgCl हमको मिल जाएगा। इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि डब्बे के बाहर कितने Cl। अगर यहाँ पर मान लो क्वेश्चन हमसे बोलता कि हमको ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया है COCl3.6NH3 और उसने हमको बताया कि जब हमने इस कंपाउंड को सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में ऐड किया तो हमको 2 moles ऑफ AgCl मिल रहा है। कितना मोल? 2 moles ऑफ AgCl मिल रहा है। 2 मोल AgCl मिलने का मतलब है हमें इतना तो कंफर्म हो गया कि डब्बे के आउटर साइड में कितने क्लोरीन होंगे, 2। अब मेरे पास क्लोरीन यहाँ 3 थे, अमोनिया यहाँ पे 6 थे, तो मैं क्या करूँगा, CO। अगर मैंने 6 के 6 अमोनिया अंदर कर दिए तो मुझे एक Cl बाहर करना पड़ेगा, जबकि हम बाहर कितने Cl रख सकते हैं, 2। तो एक तो अमोनिया Cl अंदर रखना ही पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, CO NH3 होल 5 एंड C। मैंने यहाँ का एक अमोनिया जो है बाहर पहुँचा दिया, डॉट Cl को एक अंदर कर दिया और एक अमोनिया को बाहर कर दिया। क्योंकि कभी भी कॉम्प्लेक्स में कुछ भी ऑपरेशन करना, बस इतना याद रखना कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कभी चेंज नहीं होना चाहिए, 6 का 6 ही होना चाहिए। नोट करो इसको। दिख रहा है? क्वेश्चन है, राइट द most likely structure of CrCl3.6 water if 1/3 of total chlorine of the compound is precipitated by silver nitrate to its aqueous solution। उसका कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बहुत ही छोटा सा, घटिया सा, बिल्कुल सिंपल सा। उसका कहने का मतलब ये है कि एक कंपाउंड दिया है उसने CrCl3.6 वाटर, वो कह रहा है कि इसका सबसे अच्छा वाला स्ट्रक्चर बताओ जब इस कंपाउंड को हमने सिल्वर नाइट्रेट में ऐड किया। तो उसका कहना है कि 1/3 ऑफ टोटल क्लोरीन, मतलब जितना भी टोटल क्लोरीन है, साथ साइज आपको दिख रहा हो, टोटल क्लोरीन तो 3 है ना, Cl3। तो ये कह रहा था कि 1/3 कितने का, टोटल का, इसका 1/3 मतलब 3 का 1/3 कितना होता है, 3 × 1/3,
कितना होता है 1 होता है। मीन्स 3 का 1/3 जो है वो सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में प्रेसिपिटेटेड हो रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स में हमें अभी तो कंपाउंड की फॉर्म में दिया हुआ है, अगर उसने ये कहा कि 1 मोल 3 मोल कितने मोल मिल रहा है नहीं पता, उसने कहा कि 1/3 मिल रहा, कितने का, टोटल क्लोरीन का। टोटल क्लोरीन कितना है 3 है, तो कितना बार होना चाहिए, सिंगल बार होना चाहिए। मीन्स Cr वाटर होल 4 Cl2। कोऑर्डिनेशन नंबर क्रोमीन का मैंने 6 क्रोमियम का 6 मेंटेन कर दिया, 4 और 2 6। एक Cl बचा होगा बाहर लगा दिया, और वाटर 6 थे तो 2 बार लगा दिया, ट्वाइस ऑफ वाटर। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को सिल्वर नाइट्रेट में ऐड करेंगे तो सिंगल क्लोरीन की वजह से कितने मोल सिल्वर क्लोराइड मिलेगा, 1 मोल। उसका कहना भी यही था कि जितना क्लोरीन है उसका 1/3 सिल्वर क्लोराइड की फॉर्म में मिलेगा। कंपाउंड इज प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग AgNO3 टू इट्स एक्वस सॉल्यूशन। तो 1/3 1 मोल मिल रहा है, मतलब यहाँ पे 3Cl था तो 3 का 1/3 1 हो गया। इसका मतलब हमने इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना दिया। डाउट उड़ा दे। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट करो इसको, उड़ा दे। which of the following is non-conducting of electricity। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस वन और दिस वन, विच वन, यू डोंट नो। क्या करना है हमें, देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है, जिसके पास फ्री आयंस होता है। Those compounds, species or something else which have free ions or conductors, electricity conduct करते हैं, current। इस कॉम्प्लेक्स को देखो, इस कंपाउंड को देखो, क्या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इसे डब्बे बनाना, 6 अमोनिया को अंदर कर देना, 3Cl बाहर कर देना, मीन्स CO NH3 होल 6, छोटा छोटा है, दिख रहा है, चलो मान लो दिख रहा है, मैं बोल तो रहा हूँ, CO NH3 होल 6 ब्रैकेट के बाहर CO3। इसको मान लो ऐसे लिख दिया हमने, CO NH3 तो इस बार 5 है, तो CO NH3 होल 5 और एक ले लिया Cl, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही करना है ना। 5 इसका हो गया, 1 इसका होगा, 2Cl बच्चा बाहर कर दो। इस वाले में 4 NH3 है और तो फिर 2Cl लेने पड़ेंगे, पूरी जगह तो ये सांप से ली गई। CO OH NH3 होल 4 Cl2, डब्बे के बाद Cl। इस वाले में देखो 3 तो ये हैं और बाकी के 3 ये हैं। आप देख रहे रामायण। CO NH3 होल 3 Cl3। आज महाभारत में बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना था। CO NH3 का होल थ्राइस Cl होल थ्राइस। क्या इसमें कोई आयन फ्री फॉर्म में घूमेगा? सर 3 क्लोराइड घूमेंगे और इस डब्बे पे +3 का चार्ज घूमेगा। वेरी गुड। क्या इसमें कोई फ्री आयंस घूमेंगे? जी हाँ, 2 क्लोरीन घूमेंगे और डब्बे पे +2 का चार्ज लेके ये डब्बा घूमेगा। इसमें कोई फ्री आयंस घूमेंगे? ये क्लोरीन घूमेगा माइनस लेके, किसका है ये पाप लेके घूम रहा है, Cl माइनस, और ये प्लस लेके घूमेगा। लास्ट वाला क्या लेके घूमेगा? बेचारी किस्मत खराब, कुछ नहीं है डब्बे के बाहर, ना तो इस पे खुद का कुछ चार्ज है, ना इसके पास किसी और कोई व्यवस्था है, कुछ नहीं है इसके पास, ये नहीं घूमेगा, इसके पास फ्री आयंस नहीं है। जब फ्री आयंस नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? दिस वन। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि मैक्सिमम कंडक्शन किस में होगा, तो मैक्सिमम कंडक्शन, अब ऐसा सुन लो, ये वर्नर्स थ्योरी पे बनने वाले अच्छे क्वेश्चंस में एक हैं।
अगर कभी बोर्ड की सटकी तो ऐसा पूछेगा, ऐसे कम पूछता है लेकिन नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। और जब पूछेगा तो याद तो मेरी आएगी, तो पढ़ लो भी देख। अगर मैक्सिमम कंडक्शन का पूछता है तो नंबर ऑफ आयंस जिसमें सबसे ज्यादा होते हैं वो मैक्सिमम कंडक्शन शो करता है। देखो 3 आयंस ये हो गए और इस ब्रैकेट पे +3 का चार्ज है, +3 का चार्ज डब्बे पे है, मतलब वो आयन 1 ही है, उसको 3 मत मान लेना। ये भीष्म पितामह, इस पे अगर +3 का चार्ज है तो ये नंबर ऑफ आयंस 1 ही लेंगे। +3 है तो ऐसा मत कर देना कि 3 ये हो गए और 3 Cl घूम रहे थे, सब 3 + 3 = 6 है। ना ना ना, 3 + 1 = 4। क्वेश्चन से एनसीईआरटी में अगर आप लगाएंगे तो एनसीईआरटी क्या होती है सर, देख लेना कभी मौका मिले तो। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे 3 + 1 4, इसमें नंबर ऑफ आयंस 2 + 1 3, इसमें 1 + 1 2, इसमें काय का कुछ नहीं है इसके पास। तो ऐसे अगर आप चलते जाओगे ऐसे ऐसे इसे समझते हो, ग्रेटर कुछ चलो ये सबसे ज्यादा होगा, इसमें नंबर ऑफ आयंस सबसे ज्यादा है, इसलिए मैक्सिमम कंडक्शन ये करेगा। और इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला है, CuCl3.3NH3। नोट करो, इसको उड़ा दो, उड़ा दो, क्या करना नाचते रहते हैं। वर्नर्स थ्योरी पे क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे बनते हैं और हम आपको कराना भी चाहते हैं, लेकिन आप लोग क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछते हैं हमसे और इस वजह से मैं इतने ही क्वेश्चन छोड़ते रहा हूँ। कमेंट में अगर किसी का मन हो कि सर और करा दो तो लिख देना कि और क्वेश्चन बता दो, तो अगली वाला क्लास में उड़ा देंगे वो सब। नहीं तो फिर जो उड़ रहा है वो उड़ने दो, तुम भी उड़ो और हम भी उड़ रहे हैं। आइसोमर है नेक्स्ट टॉपिक। आइसोमर, आइसोमर हम लोग बहुत टाइम पहले से पढ़ रहे हैं। आइसो मीन्स क्या होता है, सेम। मर मीन्स सर मर माने मर जाओ, हम कहा मर जाओ, तुम मर जाओ। मर मीन्स होता है मोनोमर। मोनोमर मतलब, मोनो मतलब छोटा, मर मतलब यूनिट, स्मॉल यूनिट्स। स्मॉल यूनिट्स को आप सिंपली यूनिट समझ सकते हो, सेम यूनिट्स होंगे, सेम यूनिट्स। आइसोमर मीन्स दोज कंपाउंड्स which have same chemical formula but different orientation or different structures or different arrangements। ज्यादा होगा थोड़ा बना ले। All those compounds which have same molecular formula but different structures या orientation are known as isomers and this process is known as isomerism। आइसोमर जब पहले कभी पढ़ते थे तो हमको ये बताया था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, इस टाइप के आइसोमर्स हमने बचपन में पढ़े। बचपन मतलब 11th क्लास होता है, बचपन की तरह ही गुजारा, हमने पढ़ा नहीं उसको। यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आइसोमर देखने के लिए कुछ थोड़ी सी 2 बातें हैं बस। नंबर फर्स्ट एंड नंबर सेकेंड और नंबर थर्ड। सर 2 बोलिए, चलो 2 ही। नंबर 1 कि आइसोमर देखने के लिए कॉम्प्लेक्स का जो सेंट्रल एटम होता है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं होना चाहिए। दूसरा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कभी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आपने कॉम्प्लेक्स की 2 चीजों में से कोई भी एक या दोनों बदल दिए अगर, तो वो आइसोमर की कंडीशन में नहीं रह जाएगा, टूट फट जाएगा, आप उसमें आइसोमर की बात कर ही नहीं पाएंगे। क्या सेम होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर सेम होनी चाहिए और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होना चाहिए। बाकी केमिकल फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए, वो तो क्या ही मान लो, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन थी। आइसोमर 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्टीरियो को स्पेस, 3D और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाए वैसे वैसे बहुत सारा कुछ बोलते हैं। आइसोमर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स लेके थोड़ा थोड़ा बताना होता है 12th क्लास में।
आइसोमर टू टाइप्स के हैं अपने पास। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल, सेकेंड वन इज स्टीरियो। इसी का दूसरा नाम होता है 3D, 5 स्टार 3D। स्ट्रक्चरल में कुछ पार्ट्स होते हैं, लिंकेज, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन। सर ये डी बहुत प्यारा बनाते हैं, थैंक यू। कोऑर्डिनेशन एंड सॉल्वेट। और सॉल्वेट का घर का नाम होता है हाइड्रेट। जैसे घर के नाम होते हैं चिंटू, पिंटू, नप्पू। नप्पू नाम है किसी का। लिंकेज, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन एंड, हाँ घर के नाम से याद आया, रुस्तम भी नाम होता है घर का। सॉल्वेट और हाइड्रेट। स्टीरियो में एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक रहता है ऑप्टिकल। जीआई और ओआई, इसको शॉर्ट में जीआई बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ओआई बोलते हैं। Isomers are of two types, structural and stereo. Structural are further classified into 4 types: linkage, ionization, coordination और solvent। और stereo के भी 2 types हैं, geometrical और optical। उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे। CONH3 होल 5 NO2, CONH3 होल 5 ONO। दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है? कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, अमोनिया और NO2 लिगेंड्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर 5+1 6, 5+1 6। ये NO2 है, ये भी है। डिफरेंस है, यहाँ पर नाइट्रोजन लिंकिंग एटम है और यहाँ पर ऑक्सीजन लिंकिंग एटम। मैंने आपको बताया था एम्बीडेंटेट लिगेंड जो होता है, एम्बीडेंटेट लिगेंड में 2 डिफरेंट डोनर साइड्स होती हैं, बट एट अ टाइम इट कैन डोनेट फ्रॉम ओनली वन साइड, आइदर फ्रॉम नाइट्रोजन और फ्रॉम ऑक्सीजन। तो अगर कभी भी एम्बीडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हो तो वहां पर किसकी पॉसिबिलिटी है? वहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल भी कि केवल लिंकेज ही होगा हमेशा। हो सकता है लिंकेज के साथ साथ कोई और कॉम्प्लेक्स का आइसोमर भी पॉसिबल हो, बट लिंकेज 100% होगा। ऐसा भी होता है कभी कभी लिंकेज के साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी आ जाते हैं। इस टाइप में थोड़े अलग और अच्छे कंपाउंड्स में ऐसा हो जाता है, हम लोगों को भी वो नहीं देखते। तो सिंपल सी बात भाई, एम्बीडेंटेट लिगेंड अगर मुझे डब्बे के अंदर दिखेगा तो मैं बोल दूंगा वहां पर लिंकेज आइसोमर होगा, मतलब ये किसके हैं? लिंकेज आइसोमर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखो, वैसे इसको नाइट्राइटो N बोलते हैं और इसको नाइट्राइटो O बोलते हैं। इस वाले में क्या होता है? इट इज थायोसाइनेटो SCN, थायोसाइनेटो S, थायोसाइनेटो NCS बोलते हैं वैसे इसको, थायोसाइनेटो। इसमें भी क्या है? ये भी एम्बीडेंटेट लिगेंड है, सल्फर डोनेट करता है, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनेट करता है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? लिंकेज आइसोमर का। कोऑर्डिनेशन नंबर तो वही है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी वही है। नेक्स्ट वाले में देखो क्या हुआ, इसमें क्या किया सर? इसमें क्या किया? इसमें ये किया कि Br को लेके जाओ आओ कुंडी में करो, बाहर का आयन अंदर आ गया, अंदर का आयन बाहर चला गया। डब्बे के अंदर और बाहर जो होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इस आयन को बाहर लेके बाहर वाले आयन को अंदर। ऐसा नहीं करना कि आयन को ले जाओ और अंदर से न्यूट्रल मॉलिक्यूल को बाहर ले जाओ। आयन ही आएगा, आयन ही जाएगा। तो इसमें कौन सा आइसोमर होगा? आयनाइजेशन आइसोमर। ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट की बचपन से मान लो +3 हो रही है और कोऑर्डिनेशन नंबर 5+1 5+1 6 ही होगा। ठीक है, इसको उड़ा दें फिर आगे देखें थोड़ा। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन क्या होता है? जैसे पेयर की फॉर्म में दिया जाता है हमेशा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पेयर की फॉर्म में दिया होगा, एक पेयर ये, एक पेयर CO क्रोमियम, यहाँ कोबाल्ट, यहाँ क्रोमियम, यहाँ कोबाल्ट, यहाँ क्रोमियम। आप देखोगे कोबाल्ट +3 में यहाँ भी है और यहाँ भी है। x + 0 × 6 = +3, x + -1 × 6 = -3, +3 ही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर तो कभी चेंज होना ही नहीं चाहिए आइसोमर होने के लिए। इसमें आप देखो अमोनिया जो कि कोबाल्ट के साथ था और साइनाइड जो कि क्रोमियम के साथ था, अगले पेयर में ये चीज बदल गई। कोबाल्ट के साथ आ गया साइनाइड और क्रोमियम के साथ हो गया अमोनिया। मींस इसका लिगेंड इसका मेटल, इसका लिगेंड इसका मेटल, एक्सचेंज हो गया।
इसका उसके पास, उसकी इसके, समझो इधर उधर कर दिया। बस बदलना क्या नहीं चाहिए, ये नहीं बदलना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर ही ऐसे मत उठा लाना किसी को नंबर ही बदल डालो तो फिर लफड़ा होगा। नेक्स्ट वाले में देखो, तो यहाँ कौन सा आइसोमर हुआ, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। इसमें क्या है, इसमें देखो क्लोरीन तो अंदर आया, क्लोरीन तो अंदर आया लेकिन बाहर कोई आयन नहीं गया। अगर बाहर कोई आयन जाता तो यहाँ आयनाइजेशन हो जाता, क्योंकि आयंस का अंदर बाहर होना होता है आयनाइजेशन आइसोमर, लेकिन यहाँ आयन नहीं हुआ। क्लोरीन तो अंदर आया बट यहाँ से बाहर क्या गया, वाटर बाहर हुआ। तो एक्सचेंज ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, घर का नाम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। घर का नाम नप्पू, नप्पू नाम है किसी का, चलो होगा। धन्यवाद।